नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 दिसंबर 2023 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो, वैसे द हिंदू में न्यूज़ तो ज़्यादातर इलेक्शंस के नतीजों से भरी हुई है, लेकिन 4 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित आर्टिकल है जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। लॉस एंड डैमेज फंड, जिसको लेकर सहमति बनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग में। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी से संबंधित हिंदू का ये आर्टिकल है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिंदू का ही है, एक अडल्ट्री से संबंधित। अडल्ट्री को रिक्रिमिनलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर ने। और सबसे लास्ट में नाइट लाइफ से संबंधित एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नाइट इकोनॉमी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लॉस एंड डैमेज फंड के इंप्लीमेंट होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बेसिक्स की बात हम करते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड का कंसेप्ट क्या है? देखो, वर्ल्ड में ना बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे वनुअतु जैसे आइलैंड कंट्रीज हैं, बहुत छोटे छोटे देश। ये ना क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये देश तो डूब रहे हैं। इवन मालदीव का एग्जांपल आप ले लीजिए इंडियन ओशन में। लेकिन देखो, जहां एक तरफ क्लाइमेट चेंज का इन देशों पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के लिए ये देश लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इतनी कम पॉपुलेशन है इन छोटे छोटे देशों की, इंडस्ट्रीज ना के बराबर है, यहां से कुछ एमिशन हुआ ही नहीं, बावजूद इसके ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए? आप डेटा की सहायता से देखिए। देखो, इंडस्ट्रियल ईरा स्टार्ट हुआ 1850 में, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मेनली ना एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया अर्थ के ऊपर। डेटा ये कहता है यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, यहां से हुए एमिशन को आप मिला दोगे ना, ये सारे 50% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रशिया और कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको आप मिला दोगे, यहां से हुए एमिशन को आप मिला दोगे, तो कुल मिला के जितना एमिशन हुआ है ना अर्थ पर, 65% तो इन्हीं देशों से हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले 15 सालों से टोटल हर साल जितना एमिशन होता है ना, उसमें 30% चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब समझ गए आप कौन से देश एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सफर कौन से देश कर रहे हैं? गरीब देश या फिर वनुअतु जैसे आइलैंड कंट्रीज। अब देखो, इन गरीब देशों का और आइलैंड कंट्रीज का यह कहना है, हमें कम से कम आप कंपनसेट कीजिए, कंपनसेट कीजिए, हमें नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन आ रहे हैं, सूखा बहुत ज्यादा आ रहा है, बारिश आ रही है तो फ्लड आ रही है बहुत ज्यादा। ये सारे जो वेदर फेनोमेनन देखने को मिल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अमीर देशों को जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए। गरीब देशों को कम से कम वो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से लड़ सकें। अब देखो, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना 2 तरह का है, एक इकोनॉमिक इंपैक्ट, एक नॉन इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट को तो आप मेजर कर सकते हो, मान लीजिए सूखा आया है, कोई जगह डूब गई है, कितना नुकसान हुआ है, वो आप मेजर कर सकते हो। नॉन इकोनॉमिक इंपैक्ट, जैसे पूरी की पूरी जनता को डिस्प्लेस होना पड़ा वहां से क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ट्रामा, जो डिस्ट्रेस उनको झेलना पड़ा, अब इसे आप मेजर नहीं कर सकते। तो इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज का यह कहना है, कम से कम अमीर देश जो हैं, हमें इकोनॉमिक टर्म्स में कंपनसेट करिए। उसी के लिए आइडिया निकल के आया था लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब जो लॉस हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसके लिए अमीर देश कंपनसेट करें, गरीब देशों को पैसों की सहायता से कंपनसेट करें और उनको टेक्नोलॉजी भी दें, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको अपना के गरीब देशों में एमिशन कम से कम हो। अब देखो, ये डिमांड तो काफी समय से चल रही थी। 1991 में सबसे पहली बार वनुअतु ने इसे प्रपोज किया था, फिर फाइनली पेरिस
क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में बोला गया अमीर देशों के द्वारा कि हाँ $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा हर साल 2020 के बाद, और इस फंड से फिर कंपनसेट किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को और पुअर कंट्रीज को। लेकिन इतने सालों से सिर्फ बातें चलती गई। पिछली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग थी ना, जो इजिप्ट में हुई, मेन मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। तो पिछले साल जब ये मीटिंग इजिप्ट में हुई थी ना, तब फाइनली ये तो डिसाइड हुआ कि हाँ ये फंड हम बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर विवाद रह गया। विवाद जैसे कौन इस फंड को ऑपरेट करेगा, कैसे फंडिंग दी जाएगी, फंड तो बन गया, किस देश को इस फंड से कितनी फंडिंग दी जाएगी, मतलब फंड के ऑपरेशंस से संबंधित छोटे छोटे डाउट रह गए पिछली बार की मीटिंग में। लेकिन इस बार दुबई में जो मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग, इसमें सभी सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। मतलब ऑपरेशन कैसे होगा इस फंड का, उस पर अब सहमति मिल गई है सभी देशों की। एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, इनिशियल फंडिंग कितनी होगी इस फंड की? बहुत ही कम। देखो इनिशियल फंडिंग $475 मिलियन की। यूएई ने कहा है कि हम इस फंड में $100 मिलियन देंगे, यूरोपियन यूनियन का कहना है हम $275 मिलियन, यूएस कहता है $17.5 मिलियन हम देंगे, जापान कहता है $10 मिलियन हम देंगे। देखो लॉस तो जैसे ये वानुअतु जैसे छोटे छोटे देश है ना, ऐसे 55 वल्नरेबल कंट्रीज हैं, इनको लॉस तो बहुत ही ज्यादा हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे $525 बिलियन, और ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फंडिंग प्रोमिस की गई है बहुत ही कम, ऊंट के मुंह में जीरा के समान। डेटा यहां पर देखिए, पिछले 20 सालों में 55 वल्नरेबल कंट्रीज को मिला के $525 बिलियन का नुकसान हुआ, और 2030 आते आते बल्कि एनुअल लॉस हो जाएगा $580 बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट बिग क्वेश्चन जिस पर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लेती है, कौन ओवरसाइट करेगा इस फंड की, देखरेख कौन करेगा इस फंड की? इस फंड की देखरेख की जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डेवलपिंग कंट्रीज का ना कंसर्न था कि वर्ल्ड बैंक इस फंड की देखरेख ना करें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को लगता था कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर डोमिनेंस है अमीर देशों का, यूएसए जैसे देशों का, तो वर्ल्ड बैंक इस फंड की देखरेख करेगा तो मतलब अमीर देशों की मर्जी से ये फंड चलेगा। बट देखो कोई दूसरा अच्छा अल्टरनेटिव सामने आया नहीं, इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को बात माननी पड़ी और वर्ल्ड बैंक ही अब इस फंड की देखरेख करेगा। लगातार कहां से पैसा आएगा इस फंड में, हर साल कौन देगा, इस बारे में देखो अभी भी डाउट्स हैं। इनिशियल फंडिंग तो विभिन्न देशों ने प्रोमिस कर दी, हर साल तो वो देंगे नहीं, तो बार बार इस फंड में पैसा कहां से आएगा, इस चीज को लेकर डाउट है। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये बात सच है कि वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंसी संबंधित कंडीशंस मानेगा तभी वो इस फंड को ऑपरेट कर सकता है। बट देखो फंड बहुत छोटा है, इससे काम चलेगा नहीं। और चलो इतना जितना छोटा फंड है उसमें भी एक चीज सुनिश्चित करनी होगी, जिस देश को जरूरत है ना फंड से पैसों की, क्लाइमेट जस्टिस को मीट करने के लिए, कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे पड़ रहा है, जरूरत है उस देश को, तो उसे टाइमली पैसा मिले इस फंड से, ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। तभी इस फंड को इस्टेब्लिश करने का औचित्य है। अदरवाइज तो देखो ये फंड बिना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की भेंट चढ़ जाएगा। अगर बहुत टफ प्रोसीजर होगा, फंड मिलेगा ही नहीं किसी देश को, वल्नरेबल कंट्री को आसानी से, तो फिर फायदा क्या इस फंड को इस्टेब्लिश करने का। और एक बात जो पहले भी बोली कि एक साल इन देशों ने थोड़ा थोड़ा प्रोमिस कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। हर साल कहां से इस फंड से पैसा आएगा वो एक बड़ा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विभिन्न देशों को, खास करके डेवलप कंट्रीज को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा इस फंड में, और लगातार कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी इस फंड की सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद ना हिंदू में डिसेबिलिटी से संबंधित एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ना बाय पे फोकस किया गया है, पावर ऑफ बाय। अक्सर हम ये बातें करते हैं कि सरकार को डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए, डिसेबल्स के लिए कुछ करना चाहिए,
पूरे वर्ल्ड में 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। इस 1.3 बिलियन के आंकड़े में से देखो 80% तो ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं और फर्दर 70% ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो अक्सर हम जब ये बातें करते हैं ना कि सरकार डिसेबल्स के लिए कुछ करे, ये होती है 4 वाली अप्रोच। लेकिन देखो इस अप्रोच के बजाय ना एक अल्टरनेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। डिसेबल्स को यानी डिफरेंटली एबल पर्सन्स को ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए। जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो उन्हीं के द्वारा लिए जाएं या फिर वो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड हो, शामिल हो, तब जाके डिसीजंस लिए जाएं, क्योंकि उनको बेहतर ढंग से पता होता है कि उनके लिए क्या ज़्यादा सही है और क्या ज़्यादा गलत है। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं, अगर देखो ज़्यादा जॉब्स दी जाए ना डिफरेंटली एबल पर्सन्स को, यहाँ पर देखो अगर उनको इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाए तो इससे ग्लोबल जीडीपी जो है वो 3 से लेकर 7% तक इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि देखो एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसका यूज नहीं हो पाता। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जॉब नहीं करते तो बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो है वेस्ट चली जाती है। अगर वो जॉब करें तो ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, उनके पास भी पैसे हों, वो भी मार्केट में जाके खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो मतलब 3 से लेकर 7% तक के बीच में ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेंड होगी अगर डिफरेंटली एबल पर्सन्स जॉब करते हैं तो। लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम है। खास करके देखो अभी भी स्टीरियोटाइपिंग काफ़ी ज़्यादा है। स्टीरियोटाइपिंग जैसे डिफरेंटली एबल पर्सन को हायर किया तो वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकेंगे, सैलरी उतनी लेंगे लेकिन आउटपुट कम आएगी, ये स्टीरियोटाइपिंग है। दूसरा देखो रूरल एरियाज में जहाँ पे डिफरेंटली एबल पर्सन्स की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। सरकार स्कीम्स चलाती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, लेकिन रूरल एरियाज में खास करके डिफरेंटली एबल पर्सन्स को अवेयरनेस की कमी होती है। सरकार के इन प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं होता। आप यहां पर देखिए 2016 का जो एक्ट है ना, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके अकॉर्डिंग अब डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए यूनिक आईडी है, लेकिन अवेयरनेस का अभाव है। पता ही नहीं है ज़्यादातर डिफरेंटली एबल पर्सन्स को कि कोई एक यूनिक आईडी हमारे लिए एग्जिस्ट करती है जिसको लेने से हम बहुत सारे बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं पता होता। आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि रूरल एरियाज में जैसे जिनको ना फिजिकल मोबिलिटी का सामना करना पड़ता है, उनको ट्राईसाइकिल वगैरह दे दी, फ़ोटो खिंचवा ली जाती है लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा कि देखो हमने जो विकलांग हैं उनको साइकिल दी है या फिर हियरिंग एड प्रोवाइड की है। तो चैरिटी वाली अप्रोच ज़्यादा झलकती है कि वो डिपेंडेंट है, हम उनकी मदद करके चैरिटी कर रहे हैं। ये अप्रोच सही नहीं है, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। देखो एक चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसेबिलिटी, पुअर्टी, न्यूट्रिशन की कमी, इनके बीच में ना सीधा सीधा रिलेशन है। जो डिसेबल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी ज़्यादा देखने को मिलेगी, उनमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो रिलेशन है ना, इसे हमें तोड़ना है। अब एक अच्छे प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है एज ए बेस्ट प्रैक्टिस, आप इसे आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, स्पार्क प्रोजेक्ट। ILO ने इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र, इन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट चलाया स्पार्क का पूरा नाम है स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, गांव में ना कुछ जो डिफरेंटली एबल पर्सन है ना यानी डिसेबिलिटी वाले, उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेन किया जा रहा है एज ए लीडर के तौर पे। समझ गए, गांव में कोई डिसेबल पर्सन को आइडेंटिफाई किया और उसे अब ट्रेन किया जा रहा है एज ए डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर, एज ए लीडर के तौर पर। अब ये लीडर क्या करेगा, ये लीडर देखो बाकी जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उनके साथ एंगेज करेगा, और इसके अलावा जो केयर गिवर्स हैं जो मदद करते हैं डिफरेंटली एबल पर्सन्स की, उनके साथ ये लीडर एंगेज करेगा जिसका नाम होगा डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर। तो यही तो पूरे आर्टिकल का लक्ष्य था कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स को शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में, और ये प्रोजेक्ट यही कर रहा है, लीडर्स ट्रेन कर रहा है गांव गांव में। इसके अलावा ये स्पार्क प्रोजेक्ट अवेयरनेस फैलाने का काम भी कर रहा है।
जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, यूनिक आईडी के कंसेप्ट के बारे में पता हो, बेनिफिट्स के बारे में पता हो, ताकि वो एक्सेस कर सके इन सभी चीज़ों को। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट एक और काम कर रहा है, जैसे वो महिलाएं जो डिफरेंटली एबल हैं वो कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सेस कर सकती हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया है ये स्पार्क प्रोजेक्ट। आप इसको एज ए बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे लिख सकते हो, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिफरेंटली एबल पर्सन से संबंधित। फॉर अप्रोच की बजाय बाय अप्रोच की आवश्यकता है। उनके लिए आप चैरिटी कर रहे हो, इस सोच के अवॉइड करने की आवश्यकता है। उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करो, डिसीजंस में वो इन्वॉल्व हो, ये अप्रोच हमें अपनाने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो द हिंदू में एक बड़ा सा आर्टिकल है अडल्ट्री को रिक्रिमिनलाइज करने से संबंधित। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं अडल्ट्री होता क्या है, उसके बाद हम मेन इशू पे आते हैं। मेन इशू है क्या, सबसे पहले आप समझिए अडल्ट्री है क्या। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वो मैरिड है बी के साथ में, मतलब बी जो है ए का स्पाउस है। बी भी मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, ए और बी आपस में पति पत्नी हैं। अब ए और बी में से ए जो है वो सी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो ये अडल्टरी है। कोई थर्ड पर्सन है सी, उसी प्रकार से ए भी आपस में पति पत्नी है, बी सी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो वो भी अडल्टरी है। ये इस प्रकार के जो आप मीम देखते हो ये अडल्टरी होती हैं। देखो 2018 से पहले ना हमारे देश में अडल्टरी एक क्राइम हुआ करता था। हालांकि जेंडर न्यूट्रल नहीं था कानून। आईपीसी सेक्शन 497 में ये प्रोविजन था, अगर वाइफ का हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप है और हस्बैंड के पास में सबूत है, हस्बैंड आईपीसी सेक्शन 497 के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते थे उस पर्सन के खिलाफ जिसने हस्बैंड की वाइफ के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, तो फिर उस पर्सन को 5 साल तक की सजा हो सकती थी। ये प्रोविजन था आईपीसी सेक्शन 497 में। लेकिन 2018 में ना एक वर्डिक्ट आया, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को ना स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे मेन लॉजिक जो दिया था ना वो ये दिया था, एक तो देखो ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, हर किसी को अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार है, ये प्राइवेसी का हनन है। और दूसरा ये सेक्शन तो ये एज्यूम कर रहा है कि वाइफ जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और हस्बैंड से पूछे बिना वाइफ ने किसी दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली, तो मतलब एक प्रकार से वुमन इज कमोडिटी ऑफ हस्बैंड और पैट्रियार्की को आगे ले जाने वाला ये प्रोविजन है, इसलिए हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। बट देखो अब आपको पता है अगस्त में ना सरकार ने 3 नए बिल्स प्रेजेंट किए, आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 3 नए बिल्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए हैं, जिस पर ना हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ना पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने यह सजेस्ट किया कि अडल्ट्री जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था ना, इसको वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर ने कहा है इसे फिर से क्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन इस बार ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। शिकायत सिर्फ किसी मैन के अगेंस्ट नहीं, वुमेन के अगेंस्ट भी हो सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल ये कानून होना चाहिए। तो हमने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्यों अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। देखो इससे मैरिज जो हमारे समाज में एक पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इसकी पवित्रता को हम बचा सकते हैं। अगर अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो ये जो चीजें हैं ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं कि हाँ हर किसी को अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार है। हमारा समाज तो देखो वैल्यूज वाला समाज है, इंडियन समाज वैल्यूज के लिए जाना जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो और भी बेहतर ढंग से डेटरेंस पैदा होगा, डर पैदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
ये देखो मैरिड मैन और मैरिड वुमेन के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। इवन देखो अडल्ट्री की वजह से होता क्या है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं हस्बैंड या फिर वाइफ, बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाता है। मतलब बच्चे बच्चे बेचारे कहाँ जाते हैं, फिर डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है। लेकिन अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो हस्बैंड वाइफ ये काम नहीं करेंगे और बच्चों का जो भविष्य है वो सही रहेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, ज़्यादातर धर्म जो है वो अडल्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, तो अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाता है तो ये रिलीजियस बिलीव्स के साथ भी अलाइन करता है। लेकिन हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट हैं, ये सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है, सिटीजन्स मर्जी चाहे कुछ भी करें। इसके बाद एविडेंस गैदर करना कई बार डिफिकल्ट होता है, मतलब सबूत इकट्ठा करना अडल्ट्री को साबित करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ये इंडिविजुअल प्राइवेसी और इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। फिर एक पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में प्यार नहीं है तो हस्बैंड वाइफ को हक है कि वो कहीं और से प्यार तलाशें। तो फिर मतलब सभी को हक है ना, अगर शादी में नहीं प्यार मिल रहा है, वो इमोशंस नहीं है। हालांकि इसके अगेंस्ट फिर एक और आर्गुमेंट भी आता है, अगर प्यार नहीं है तो डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स कर लेने के बाद में आप प्यार मोहब्बत कर सकते हो दूसरों के साथ। शादी में रहते हुए प्यार मोहब्बत दूसरों के साथ करना तो सही नहीं है। मतलब डिबेटेबल पॉइंट्स हैं। आप वैसे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। एडल्ट्री को देखो जस्टिफाई तो किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, मतलब हमारे समाज के हिसाब से देखें तो एडल्ट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे लास्ट आर्ग्यूमेंट एक ये दिया जाता है अगेंस्ट में कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करना ये एक प्रकार से सरकार के इंटरफेरेंस के समान है। सरकार स्पाउसेस के जो इंटरनल मैटर्स हैं, प्राइवेट मैटर्स में, उनमें इंटरफेयर कर रही है। एडल्ट्री को क्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है, और सरकार को प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए। अभी तो सिर्फ रिकमेंडेशन भेजी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा, बाद में सरकार डिसाइड करेगी कि फाइनली इसे बिल में शामिल करना है या नहीं करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में नाइट इकोनॉमी से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बहुत से लोगों के द्वारा ना ये मांग की जाती है कि नाइट में ना बहुत स्कोप है। वैसे देखो जनरली होता क्या है, नाइट में सब लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं, नाइट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम से कम होती हैं। बट ना फॉरेन कंट्रीज में जैसे लंदन में या फिर यूएस के कुछ शहरों में 6 से लेके 8% जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो रात को होती हैं। रात को नाइट लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है वर्ल्ड के कई सिटीज में। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए मांग ये की जाती है कि इंडिया में भी ना नाइट इकोनॉमी को तवज्जो दी जाए। कैसे तवज्जो दी जाए? सरकार खुद लीडरशिप ले और नाइट लाइफ बनाने में मदद करे विभिन्न सिटीज की। जो कानून आड़े आ रहे हैं कानून को एड्रेस करे, मतलब लीगल हर्डल्स जो हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। इसके फायदे अनेक होंगे। सबसे पहला फायदा जॉब क्रिएशन। नाइट में अगर देखो लंदन न्यूयॉर्क की तरह 6 से 8% इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाइट में होंगी तो एक्स्ट्रा रोजगार प्रोड्यूस होगा ना, सरकार के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ साथ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ये सारे फायदे हैं अगर नाइट इकोनॉमी हमारे देश में इमर्ज होके आती है तो। बट देखो राइटर कहते हैं इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। नाइट में अगर बहुत सारे मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स ये सब ओपन रहेंगे, लाइट्स जलेंगी, लाइट पोल्यूशन होगा, इससे शोर शराबा होगा तो नॉइस पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन स्लीप। आर्टिफिशियल लाइट से, शोर शराबे से जो हमारा स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं और ये बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत नेगेटिवली नुकसान पहुंचाता है। जैसे देखो बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो जाती है नाइट में शीशों से टकरा के, यानी मिरर से टकरा के। और बहुत बार
वो उनका जो नेविगेशन है वो गड़बड़ा जाता है लाइट्स की वजह से रात को। और सबसे लास्ट में सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब एडिशनल सिक्योरिटी सरकार को इंश्योर करनी होगी नाइट में। हमारे कई जो शहर हैं बिल्कुल सेफ नहीं है, जैसे मुंबई रिलेटिवली सेफ है बट दिल्ली बहुत कम सेफ है, मतलब बहुत दिक्कत है दिल्ली में। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं नाइट इकोनॉमी के अगेंस्ट। फिर राइटर बोलते हैं कुछ लीगल हर्डल्स और मार्केट साइज की भी बात है। मार्केट साइज मतलब देखो ज़्यादा लोग नाइट में आएंगे नहीं, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन उनके लिए ना रिसोर्सेज एक्स्ट्रा प्लेस करने पड़ेंगे कंपनीज को। जैसे मॉल ओपन है, मान लीजिए मॉल ओपन है, जितने लोग दिन में आते हैं शाम को आते हैं उतने रात को तो नहीं आएंगे ना, बट स्टाफ उतना ही चाहिए मॉल को, तो फिर नुकसान होगा ना उनको। मतलब फुटफॉल कम है, लोग कम आ रहे हैं लेकिन स्टाफ वैसे का वैसा काम कर रहा है, तो मार्केट साइज कम है। तो ना राइटर ये सजेस्ट करते हैं रात को देखो मेनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहेगी या फिर कुछ स्पेसिफिक मार्केट लग सकती हैं। जैसे थाईलैंड में, दूसरे शहरों में ना रात को कुछ स्पेसिफिक मार्केट लगती हैं स्पेसिफिक वस्तुओं से संबंधित। तो वैसा कंसेप्ट इंडिया में आ सकता है बजाय कि पूरा मॉल ओपन रहे। इसके अलावा राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, देखो लीगल हर्डल्स तो कई शहरों में एड्रेस किए गए जैसे मुंबई में, बट इसके बावजूद लोग ना रात को ज़्यादा बाहर निकले नहीं। एक लेवल के बाद 12 बजे तक तो अलग इशू है, बट पूरी रात जैसा सरकार चाहती है कि पूरी रात दुकानें ओपन रहें, वैसा नहीं पॉसिबल हुआ हमारे देश में। और हमारे देश में जो कल्चरल लैंडस्केप है ना वो अलग है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चरल लैंडस्केप अलग है, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है, देखो सुबह जल्दी उठना है, मतलब हमारे देश में रिलीजन का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, इसे अच्छा माना जाता है। और सुबह लेट उठना, खास करके सनराइज के बाद, इसे हमारे कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि देखो आप इसे अपने से रिलेट मत कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है रात को देर रात तक पढ़ने की और कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है सुबह जल्दी पढ़ने की, तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्शंस हैं, वैसे कल्चर की बात है। अभी हमारे देश में देखो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पूरी रात नहीं लेकिन लेट नाइट तक। जैसे स्मॉल स्ट्रीट फूड मार्केट, इंदौर में सराफा बाज़ार है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मेले वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह हमारे देश में ऐसे हैं जो देर रात चलते हैं। कुछ क्लब्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में एक्टिव रहते हैं लेट नाइट तक। और ट्रेडिशनल जत्राज, न्यू एज फेस्टिवल्स जैसे म्यूजिकल नाइट्स, ये हमारे देश में लेट नाइट तक एक्टिव रहते हैं। इन्हीं को ज़्यादा आगे तक एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे इनको बढ़िया से यूटिलाइज किया जाए और दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की चीज़ें प्रमोट की जाएं जिससे विभिन्न लोगों को फ़ायदा हो। अब लास्ट में फिर से एक क्वेश्चन आता है, इज ए नाइट इकोनॉमी नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी है? ज़्यादा बेनिफिट्स हैं नहीं, रिसोर्स ज़्यादा यूज होंगे, स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी मेजर्स, दूसरी कॉस्ट, मार्केट साइज इतना नहीं है, कल्चर और सेफ्टी का भी कंसर्न है। कंक्लूजन क्या है? इंडिया को ना नाइट इकोनॉमी तराशनी तो चाहिए लेकिन अपने हिसाब से, वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज को हाथों हाथ फॉलो करने के बजाय हमें हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाइट इकोनॉमी से संबंधित। चलते हैं आगे। आज की डिस्कशन पे आधारित इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित है, क्या डिफरेंसेस थे रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच में। और नीचे वाला जो आर्टिकल है वो डिसेबिलिटी से संबंधित है, डिसेबल्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।